जी अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी आमद का शुक्रिया। आज के दर्स का हम आगाज़ करते हैं। काइंडली कंफर्म करते हैं कि आवाज़ क्लियर आ रही है। जी जी आ रही है आवाज़। जी ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत से आगाज़ करते हैं। वलो अन्नहुम अक़ामुत-तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम मिनहुम उम्मतन मुक़तसिदा व कसीरुम मिनहुम साअ मा यअमलून। बेसिकली इस आयत में अल्लाह ताला जिन पर अल्लाह ताला ने तौरात और इंजील नाजिल की तो उनसे मुखातिब हैं और कह रहे हैं कि अगर वो तौरात और इंजील में जो बयान किया अल्लाह ताला ने उस पर अमल करते तो अल्लाह ताला उनको आसमान से भी और ज़मीन से भी रिज़्क फ़राहम करता। तो यही चीज़ अल्लाह ताला ने हम पर कुरान मजीद नाज़िल किया तो ये हम पर भी लागू होती है कि अगर हम अल्लाह ताला की तालीमात पर अमल करेंगे तो ही हमें वो फरावानी मिलेगी जिसका अल्लाह ताला ने वादा फरमाया। तो बेसिकली आज का जो दर्स है इसको बजट टॉपिक है। तो जब भी हम बजट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि जैसे हम फिगर्स की बात करने लगे हैं कि इतना हम गवर्नमेंट ने यहाँ से अर्न किया और इतना यहाँ पर लगा दिया, हेल्थ सेक्टर पर कितना लगाया या एजुकेशन सेक्टर पर कितना लगाया या कितना टैक्स यहाँ पर लगाया, इनकम टैक्स इतना किया तो इतना इकट्ठा हो गया। तो हम आज कोशिश करेंगे कि हम उन आइडियाज़ को देखें जिनकी बेसिस पर ये फिगर्स हमारे सामने आते हैं, क्योंकि हमने देखा कि पीटीआई की हुकूमत हो या पीएमएलएन की हुकूमत हो तो फिगर्स चेंज होते नज़र आते हैं, लेकिन जो आइडिया उसके पीछे होता है वो सेम होता है और जो इकोनॉमिक क्राइसिस होता है वो भी हमारे सामने सेम नज़र आता है, कोई भी हुकूमत हो। तो हम कोशिश करेंगे कि आइडियाज़ को बेसिकली समझें और फिगर्स को भी हम डिस्कस करेंगे जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो हम देखते हैं फिर। जी, अब सबसे पहले जो समझने की चीज़ है वो है बजट डेफिसिट। कि बजट डेफिसिट क्या होता है कि एक गवर्नमेंट ने कितना अर्न किया, जैसे 1 लाख गवर्नमेंट ने टैक्सेस के थ्रू और नॉन टैक्सेस रेवेन्यूज के थ्रू जनरेट किया, ठीक है, और उसने 1 लाख या 90,000 या 1,10,000 उसने डिफरेंट चीज़ों पर लगा दिया, डिफेंस पर लगा दिया और एजुकेशन पर या हेल्थ पर लगा दिया। तो ये हो गया उसका एक्सपेंडिचर। और बजट डेफिसिट जिसमें होता है कि अगर 1 लाख गवर्नमेंट कमा रही है और 1,10,000 लगा रही तो उसका 10,000 इस टाइम बजट डेफिसिट है। तो यहाँ पर ये जो अभी 26-27 का बजट आया तो यहाँ से हम बजट डेफिसिट की एग्जांपल ले लेते हैं कि इसमें कितना बजट डेफिसिट है और उसको फिर हम आगे लेकर चलेंगे। तो बेसिकली अराउंड $20 ट्रिलियन 20 ट्रिलियन रुपीस गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया, जिसमें टैक्सेस के थ्रू और नॉन टैक्स। टैक्सेस में होता है कि जैसे इनकम टैक्स हो गया कि मुलाजिम ने एक तनख्वाह कमाई उस पर टैक्स लग गया, ठीक है। जीएसटी टैक्स हो गया कि हम कोई भी कमोडिटी या कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उस पर टैक्स लग रहा है, ठीक है। इस तरह से बिजली पर टैक्स हो गया और हम मतलब कोई भी चीज़ यूज़ करें तो हम टैक्स दे रहे हैं उस पर, इन सिंपल। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाता है जो पेट्रोलियम लेवी है, वो हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू है और ये तकरीबन 1.6 ट्रिलियन जनरेट कर रहे हैं अवाम की जेबों से, और टैक्स में 15.26 ट्रिलियन जनरेट हो रहे हैं। और नॉन टैक्स में इसके अलावा जैसे कोई ऑक्शंस करा रही है या गवर्नमेंट ने ऑक्शन कराया तो उसकी बेसिस में जो जनरेट हुआ वो हो गया। और ये हो गया जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। जो 26-27 का इन्होंने सोचा है कि 20.6 ट्रिलियन इकट्ठा करेंगे, ठीक है। और अब इसमें से जो 8.8 ट्रिलियन है वो प्रोविंसेस को चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब फेडरल के पास रह गए 11.7 ट्रिलियन, ठीक है। और उसने बाकी जो बजट है जहां पर एक्सपेंड मतलब जो एक्सपेंडिचर है वो है 18.7 ट्रिलियन। तो 11 ट्रिलियन गवर्नमेंट के पास है, उसने जो बजट सोचा हुआ है लगाने का वो 18 ट्रिलियन है। तो यहाँ पे आपको एक गैप नजर आ गया। अब मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है और मैंने सोचा हुआ है कि मैं ये भी खर्चा करूंगा और ये भी करूंगा। इसके बाद 11 ट्रिलियन था, उसमें से हमने 8 ट्रिलियन दे दिया इंटरेस्ट में, सूद की पेमेंट।
मतलब जो कर्जा हमने सूद पर लिया था वो सिर्फ सूद हमने रिटर्न किया, उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वैसे की वैसे ही है। तो इस तरह से फिर 3 हमारा ट्रिलियन चला गया डिफेंस में, ठीक है, और पीछे रह गया एजुकेशन और सारी चीजें रहेगी। तो उसको वो 60 ट्रिलियन हमारा एक्स्ट्रा है जो हमें चाहिए, जो हमारे पास पड़ा ही नहीं है, ठीक है। अब वो 60 ट्रिलियन हमारा है बजट डेफिसिट, या उसको हम फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी मजे की बात है कि जो हमारा बजट डेफिसिट क्रिएट हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि हम 8 ट्रिलियन दे रहे हैं सूद में, ठीक है। और हम इसको पूरा कैसे करेंगे? हम इसको पूरा करेंगे और ज्यादा सूद पर रकम लेकर। मतलब जो हमारी प्रॉब्लम कॉज कर रहा है हमारा सोल्यूशन भी वही है, ठीक है। तो अ, इस तरह से हमारी जो बजट डेफिसिट है उसको पूरा किया जाता है, लोन की वजह से है, और लोन को ही लेकर हम उसे पूरा कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे पास सोर्सेज ऑफ लोन क्या है, कि हम मतलब लोन इकट्ठा कहाँ से करते हैं। तो इसमें कैपिटल मार्केट्स थ्रू बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, और बेसिकली ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स एक कागज का टुकड़ा गवर्नमेंट इशू करती है, ठीक है। और उसको मतलब पब्लिक से कोई खरीदना चाहे तो वो खरीद लेता है, या अगर कैपिटल मार्केट से खरीदना चाहे वो खरीद लेता है। अब ट्रेजरी बिल्स का इस तरह से होता है कि 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने होल्ड करता है एक बंदा, ठीक है। और 1 लाख का खरीदा है, मतलब 1 लाख गवर्नमेंट के पास आ गया, और गवर्नमेंट उसको 3 महीने या 6 महीने, जितना भी एक टाइम लिमिट रखी होती है, उसके बाद वो सूद के साथ वापस करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट को एक अर्जेंट नीड है पैसे की, तो वो एक पैसा जनरेट करने के लिए ट्रेजरी बिल से बॉन्ड्स इशू कर देते हैं। और एक तरीका है सेंट्रल बैंक पैसे छापता है, मतलब हमारा स्टेट बैंक पैसे छापेगा और उससे हम एक कमी को पूरा करेंगे। अ, ये आवाज आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है, क्लियर आ रही है आवाज़। अच्छा, ठीक हो गया। तो अब ये हो गए लोकल सोर्सेज, कि हम पाकिस्तान के अंदर से कैसे कर्जा ले रहे हैं, डोमेस्टिक कर्जा, ठीक है। अब हम इंटरनेशनल को देखते हैं। इंटरनेशनल में क्या है कि मल्टीलेटरल जैसे कोई आईएमएफ का इदारा है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का इदारा है, तो हम उससे लोन पकड़ रहे हैं। और बाईलेटरल हो गया कि कोई मुल्क से हम कर्जा पकड़ रहे हैं, जैसे सऊदीया से पकड़ लिया, चाइना से पकड़ लिया, ठीक है। और ये सब सूद पर ही है। तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट और कमर्शियल बैंक्स हो गया कि कोई और कैपिटल मार्केट, कोई शेयर्स वाले वो आ रहे हैं और यहाँ पर मतलब जो बॉन्ड्स है कुछ भी ऐसा खरीद रहे हैं, और कमर्शियल बैंक्स भी मतलब बाहर के बैंक्स आ रहे हैं और आपको कर्जा दे रहे हैं सूद पर। तो अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं रखना चाहूंगा, फिस्कल डेफिसिट इज ए प्रॉब्लम कॉज्ड बाय फिएट करेंसी, कि जो आपकी कागजी करेंसी है ना, जिसको आप छाप पा रहे हैं, कि जो आपका स्टेट बैंक या यूएस छापता है डॉलर्स, तो वो कॉज है आपके फिस्कल डेफिसिट की। तो इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है। जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो मौजूदा हम जिस तरतीब से चलते आ रहे हैं गुज़िश्ता 30 सालों से, तो उस लिहाज से हम किस साइड पर जा रहे हैं, ठीक है। क्या हमारी कोई ग्रोथ हो रही है, या हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, या हम तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं? तो अगर हम पिछले 30 साल से अंदाज़ा लगाते हैं कि जो एक एवरेज कंसिस्टेंसी हमारी चल रही है, तो उस लिहाज से जो हमारा एवरेज इंटरेस्ट रेट है ना, वो 10 से 12% बढ़ रहा है हर साल, ठीक है। और जो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ है वो सिर्फ 4 से 5% है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें कि 2041 और 42 का जो हम बजट देंगे ना, तो उसमें हमारा अभी तो 42.6% हम दे रहे हैं ना सूद पेमेंट, ठीक है। और उससे हम हिलकर रह रहे हैं। तो इस स्पीड से अगर हम जाएंगे तो हम 100% इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे होंगे, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट, ना हेल्थ ना डिफेंस, कुछ भी नहीं, हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, सिर्फ हम सूद की पेमेंट कर रहे हो। तो इसको ये पॉन्जी फाइनेंस बेसिकली कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली हम जो भी कर्जा पकड़ रहे हैं ना, अगर हमने इस साल 60 ट्रिलियन लेना है, तो उसकी हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहे, कि हम कहीं उसको इन्वेस्ट कर रही हो गवर्नमेंट, और उसका हमें कोई उसका हमें
कि रिजल्ट में हमें कोई डेवलपमेंट मिले, हमारे पास पैसे आए या कुछ आए और हम उसे सूद भी रिटर्न करें और हमारी डेवलपमेंट भी हो, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि मैंने हंजला से कर्जा लिया। ठीक है, अब मैंने हंजला को कर्जा सूद पे वापस करना है, तो मैं उस्मान से कर्जा पकड़ रहा हूँ और हंजला को वापस कर रहा हूँ। ठीक है, अब उस्मान का कर्जा है तो उस्मान के लिए मैं अहमद पास जा रहा हूँ कि मुझे कर्जा दो और मैं उसको वापस कर रहा हूँ। मतलब मैं कोई काम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसी बेसिस पर अपनी पूरी इकोनॉमी चला रहा हूँ। तो अब ये इसके बारे में जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये मैथमेटिकल नेचर है सूद की। ठीक है, ये कोई मतलब गलती से बाय एक्सीडेंट नहीं होता। आप जब इस सिस्टम में दाखिल हो जाते हो तो ये बाय डिजाइन ऐसा है कि आपको ऐसे ही दलदल में खींचता रहता है। अच्छा, तो अब बेसिकली पहले मैंने एक पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा था कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो फिएट करेंसी की वजह से मतलब उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है उस पर। तो अब मेरा ये एक क्वेश्चन है कि सेम कैपिटलिस्ट निज़ाम पाकिस्तान में है और सेम यूएस में है। ठीक है, मतलब जब हमारे पास एक कमी आती है, बजट डेफिसिट आता है, तो हम उसी तरह से कर्जे लेते हैं जिस तरह से यूएस कर्जे लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा एक छोटा सा कर्जा हमारे मतलब सारी पॉलिसीज आईएमएफ के हाथ में छोड़ देता है। ठीक है, लेकिन यूएस को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि जो कोरोना पेंडेमिक आया था तो उसकी बेस पर जो इकोनॉमीज गिरी थी पूरी दुनिया की और यूएस की भी, तो यूएस ने उस टाइम पर क्या किया था। ठीक है, तो यूएस ने क्या किया कि उसने तकरीबन 6 ट्रिलियन डॉलर या 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर छापे और मार्केट में इकोनॉमिस्ट के लिए फेंक दी। मतलब जो सरमायादार है उनके लिए रिलीज कर दिए कि वो जो अ, उनका जो काम धंधा है वो ना बैठे। ठीक है, और एक यूएस की जो इकोनॉमी है वो चलती रहे। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है कि 2008 से लेकर 2020 और 2025 तक तकरीबन ये 14 ट्रिलियन प्लस डॉलर अमेरिका छाप चुका है। ठीक है, एक डॉलर के टुकड़े छाप चुका है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और इससे हो क्या रहा है कि उसने कोई इकोनॉमिक उसने काम नहीं किया और उसने सिर्फ अपना जो डेफिसिट है वो पूरा किया है पैसे छाप कर। ठीक है, अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने पैसे छाप कर रिलीज कर दिए और हमारे पर असर हो रहा है बाकी कंट्रीज पर, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पर। वो क्यों? क्योंकि हमारी पूरी ट्रेड डॉलर्स में चलती है। ठीक है, हमने इकोनॉमी वाले काम करने हैं, हमने मजदूरी करनी है। ठीक है, हम सारा कुछ करेंगे उसके डॉलर का डेफिसिट पूरा करने के लिए और वो सिर्फ डॉलर छापेगा और पूरा कर देगा जो भी उसको कमी पेशी हो रही है। तो और इसमें एक मजे की बात ये भी है कि आईएमएफ ने 2020 में पाकिस्तान पर ये लगाया कि आप लोग स्टेट बैंक से पैसे नहीं छपवा सकते। ठीक है, मतलब अमेरिका छापे तो छाप सकता है लेकिन पाकिस्तान जो उसका बजट डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए पैसे नहीं छाप सकता। तो यही कुछ वैल्यूज लिखी हैं कि 2020 में तकरीबन उसकी 21.4 ट्रिलियन की उसकी एक पूरी मार्केट वैल्यू थी और उसमें से 25% जो उसने 5 ट्रिलियन छाप कर मतलब मार्केट में छोड़ दिया। और जो भी इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी है ना वो डॉलर है इस टाइम, इसलिए सब पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसमें जो फिगर्स दैट मैटर है कि इंटरनेशनल रिजर्व्स हेल्ड इन यूएस डॉलर्स आर अराउंड 60% टोटल रिजर्व्स। मतलब पूरी दुनिया के जितने भी रिजर्व्स है ना उसमें से 60% डॉलर है। और लिंकिंग इंटरनेशनल ट्रेड टू डॉलर सपोर्ट्स यूएस इकोनॉमी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। गोल्ड एंड सिल्वर शुड बी इंटरनेशनल करेंसी फॉर ट्रेड। अच्छा, हमने ये देखा कि डॉलर एक ऐसी चीज है, एक कागज का टुकड़ा है जिसको यूएस छाप रहा है। वो कोई भी रियल चीज नहीं है। ठीक है, रियल मिनरल नहीं है जो आपकी इकोनॉमी को संभाल रहा हो। ठीक है, अब उसने डॉलर छापे, उसका असर पूरी दुनिया तक गया और वो कल डॉलर और छाप सकते हैं। ठीक है, जबकि गोल्ड एंड सिल्वर
इस्लाम ने इसका हुक्म दिया है कि जो करेंसी होगी वो गोल्ड एंड सिल्वर बैक्ड होगी, गोल्ड एंड सिल्वर ही होगी, ठीक है। अब इसे क्या है कि हम गोल्ड एंड सिल्वर नहीं छाप सकते, ठीक है, जितना है उतना ही है। हम इन्फ्लेशन पैदा नहीं कर सकते गोल्ड और सिल्वर बढ़ा के, ठीक है। तो इसको हम गोल्ड और सिल्वर के कॉन्सेप्ट को आगे मजीद देखेंगे। यहाँ पर एक पिन पॉइंट दिया है कि वो किस तरह से ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि आईएमएफ की हकीकत क्या है, कि वो हमें डिक्टेट कर रही होती है हमारी माइक्रो लेवल की जो हमारी पॉलिसीज़ है ना, उनको भी, कि हम एजुकेशन पर कितना लगाएंगे, हम हेल्थ से काटेंगे कितना काटेंगे, हम इतने टैक्सेस इम्पोज करेंगे, ठीक है, कौन सा टैक्स बढ़ाएंगे, कब बढ़ाएंगे, और ये सब। तो आईएमएफ को कंट्रोल कौन करता है, ये आईएमएफ है क्या? आईएमएफ एक वर्ल्ड इदारा है और ये एक न्यू कॉलोनियलिज्म के अमेरिका का मतलब एक टूल है बाकी कंट्रीज को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। तो इसमें जो वीटो पावर है जो पॉलिसी बनाने के लिए वो 85% चाहिए, और जिसमें से 17% अमेरिका की है। तो मतलब कोई भी पॉलिसी अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं बन सकती। फिर जो एग्जेक्टिव वगैरह है आईएमएफ के, या मेन जो बॉडी है, उसमें डायरेक्ट वो बंदे मौजूद होते हैं जो यूएस की इकोनॉमी संभाल रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि आईएमएफ किस तरह से टूल है। अब देखें 2020 में जब तकरीबन हमारा 22वां आईएमएफ प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो उसमें आईएमएफ ने ये भी शर्त रखी कि एफएटीएफ जो आपको शर्तें देगा आपने वो भी मंजूर करनी है, ठीक है। अब आईएमएफ एक और इदारा है और एफएटीएफ और इदारा है, तो ये क्यों? अब हमें ये पता है कि एफएटीएफ का एक खास किस्म का स्टांस है पाकिस्तान के बारे में जो वो रखे कश्मीर और इंडिया के बारे में। तो इस तरह से आपको इकोनॉमी के दलदल में फंसाकर आपकी जो पॉलिसीज हैं उसको आईएमएफ संभाल रहा होता है, ठीक है, और आपको एक डिक्टेटर मतलब डिक्टेट कर रहे होते हैं कि आपने क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पर फर्दर डिस्कशन से पहले मैं एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट रखना चाहूँगा कि ये जो हम कह रहे हैं कि बजट इकोनॉमिक क्राइसिस, ये है क्या? कि क्या यहाँ पाकिस्तान में ज़मीनों ने अनाज या गंदम देना छोड़ दी है, या यहाँ पे कोई ऐसी बीमारी आ गई है कि लोग काम नहीं कर पा रहे, लेबर ख़त्म हो गई है, ठीक है, या हमारी इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम इसे इकोनॉमिक क्राइसिस कह ही नहीं रहे। हमारे इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस कह रहे हैं कि हमारे पास डॉलर्स की शॉर्टेज है। अब ये डॉलर्स की शॉर्टेज क्या है, इसको हम फर्दर देखते हैं। अब ऐसे है कि जो कर्जा हमने लिया है, ठीक है, अब उसमें जो हमने फॉरेन से कर्जा लिया है तो उसको हमने वापस करना है, और अगर हमारे पास वो डॉलर में पेमेंट करनी है, और अगर हमारे पास डॉलर्स नहीं होंगे तो उनको अब शक रहेगा बाहर वालों को कि हम उनका कर्जा नहीं वापस करेंगे। तो इसलिए आपके पास एक अमाउंट ऑफ डॉलर्स मौजूद होने चाहिए, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट होनी चाहिए, कि जितने डॉलर्स आप एक्सपोर्ट करके और कमा रहे हैं तो उससे कहीं ज़्यादा ना आप इंपोर्ट करके बाहर भेज रहे हो, ठीक है, आपके पास एक बैलेंस ऑफ पेमेंट होनी चाहिए। तो इस चीज़ को हम इकोनॉमिक क्राइसिस कह रहे हैं कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, हमारे पास डॉलर्स की शॉर्टेज है। और इसमें एक पॉइंट और मैं डिस्कस करता चाहूँ कि जो हमारा बजट बनाया गया उसमें कोई ये नहीं सोचा गया कि अवाम दोस्त या अवाम को रिलीफ देना है, या ये सब्सिडी देनी है, या एजुकेशन में ज़्यादा लगाना है, या यहाँ पर ज़रूरत है यहाँ लगाना है, ऐसा कुछ नहीं सोचा गया। हमारा जो पूरा बजट जो पिछले गुज़िश्ता कई सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है, हम इस पर हमारा मुहित होता है कि हमारे पास डॉलर्स की शॉर्टेज है, हमने डॉलर्स की शॉर्टेज को पूरा करना है। तो वो कैसे करना है, फिर उसमें आईएमएफ हमें डिक्टेट करता है। अब आईएमएफ जो सजेशंस देता है कि आप किस तरह से इस डॉलर की कमी को पूरा करें, अब हम उसकी तरफ ज़रा नज़र दौड़ाते हैं, उसको देखते हैं। तो आईएमएफ कहता है कि आप करें कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट्स, ठीक है। अब वो कहता है कि आप जो आपकी लोकल करेंसी है ना,
उसको करें डीवैल्यू। उससे क्या होगा कि आपकी जो करेंसी की वैल्यू होगी वो डॉलर के मुकाबले में कम होगी, ठीक है। बाहर के लोग यानी आपसे चीज़ें खरीदने ज़्यादा आएंगे क्योंकि आपके पास कीमत कम लग रही है। $1 में उनको ज़्यादा चीज़ें मिल रही है क्योंकि यहाँ पे $1 की वैल्यू 200 की जगह 300 हो जाए तो 300 में ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। तो अब बाहर वालों को फ़ायदा होगा अगर आप पाकिस्तान के पीकेआर की कम करेंगे वैल्यू, तो आपकी एक्सपोर्ट्स जनरेट होंगी जिसकी वजह से आपके पास डॉलर्स आएंगे। आप चीज़ें बनाएंगे, आप बाहर भेजेंगे, डॉलर्स अंदर आएंगे, चीज़ें बाहर जाएंगी। आपके पास डॉलर्स की जो कमी है, जो आपका इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो पूरा हो जाएगा। तो इससे हम देखते हैं कि इंपोर्ट्स कम होगी, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो गई। तो हमने ये तो देख लिया कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, कि हमारे पास जो डॉलर की शॉर्टेज थी वो तो एक टाइम के लिए, थोड़े अरसे के लिए पूरी हो गई। लेकिन उससे होगा क्या कि जब हमने पैसा डीवैल्यू कर दिया तो इन्फ्लेशन बढ़ गई, यानी कुव्वत खरीद जो लोगों की वो कम हो गई। पहले जो एक बंदे की तनख्वाह 1000 थी तो वो जो चीज़ें खरीद पा रहा था, वो अब चीज़ें महंगी होगी तो 1000 में वो नहीं खरीद पा रहा, ठीक है। आपने इन्फ्लेशन बढ़ा दी, आपकी जो कॉस्ट है यानी एक रॉ मटेरियल एक कंपनी को या एक इंडस्ट्री को चाहिए होता है, जब आपने इन्फ्लेशन बढ़ा दी तो उसकी रॉ मटेरियल की चीज़ों की कीमत भी बढ़ गई। यानी अगर शुगर की जो इंडस्ट्री होती है उसमें गन्ना यूज होता है, तो अब गन्ने की कीमत खुद ब खुद बढ़ जाएगी क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गई, ठीक है। आपकी जो इंडस्ट्री थी वो भी इम्पैक्ट हुई। और अब इससे क्या हुआ कि आपकी जो बाइंग और सेलिंग है कि मैं एक चीज खरीद पा रहा हूँ और कोई एक चीज बेच रहा है, वो सारी डिस्टर्ब होगी। और इस तरह से एक थोड़े अरसे के लिए हमारे पास डॉलर तो आए, लेकिन बड़े टाइम के लिए इन्फ्लेशन बढ़ी और वो सारे काम खराब हो गए। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो हमने एंटरप्रेन्योरशिप में भी किसी हद तक इसका थोड़ा सा जिक्र सुना था। तो अब ये क्या है, आईएमएफ आपको कहती है कि आप क्या करेंगे, आप बाहर से कोई अगर कैपिटलिस्ट बंदा कंपनी लगाना चाह रहा है, ठीक है, तो आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको फुल रिलीफ देंगे, ठीक है, ताकि वो अपने डॉलर साथ लेकर आए, वो आपके पास इंडस्ट्री लगाए, ठीक है, आप उसे रिलीफ दो, आपके पास डॉलर्स आ गए, आपका जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो कम हो गया। अब ये बात, डॉलर्स तो आ गए, लेकिन इसके बदले में क्या हुआ कि जो हमारी यहाँ की लोकल कंपनीज है ना, उसने तो टैक्स देने हैं, ठीक है। वो इतनी कीमत कम नहीं कर सकती कि अगर 100 रुपए की एक चीज बना रही है तो वो 100 रुपए में बेचे, ठीक है, क्योंकि टैक्स है, बहुत कुछ है यहाँ पे, बिजली का सारा। लेकिन जो बाहर से कंपनी आ रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू, उसका ये सीन है कि उसको रिलीफ दिया जा रहा है, उसका ख्याल रखा जा रहा है, और वो 100 रुपए की चीज बेच सकती है। अब वो सस्ता बेच सकती है, लोकल मार्केट लोकल कंपनी महंगा बेच रही है, अब उसकी सेल्स बढ़ गई, ठीक है। हम एक उस सस्ती चीज को और अच्छी चीज को ज्यादा वैल्यू देंगे बजाय इसके कि हम एक लोकल चीज खरीदें जो जिसकी कीमत ज्यादा है, ठीक है। अब हमने अपनी लोकल कंपनीज का, खुद ही इंडस्ट्रीज का काम खराब कर दिया इस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूएस कभी भी ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस तरह से खुलेआम नहीं होने देता जिस तरह से आईएमएफ हमसे आखिरी मुतालबा करती है कि आप ये करें। और थर्ड पॉइंट है प्राइवेटाइजेशन, कि आपके पास डॉलर्स की, हुकूमत के पास कमी है, तो पैसे की कमी है या डॉलर्स की कमी है, तो आप क्या करें, आपका जो पीआईए का इदारा है, आपका जो स्टील मिल्स का इदारा है, आपकी जो रेलवे है, वो आप सेल आउट कर दें, आपके पास एक वन टाइम पेमेंट आ जाएगी। लेकिन फिर वही बात, आपके पास एक शॉर्ट टर्म के लिए पेमेंट आई, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए क्या हुआ, लॉन्ग टर्म के लिए आप जो एक रेवेन्यू हर साल जनरेट कर सकते थे पीआईए के थ्रू, स्टील मिल्स के थ्रू, और मजीद ऐसी कई चीजें जो प्राइवेटाइज हो गई हैं, ठीक है, स्कूल्स को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो आपका एक रेवेन्यू कम हो गया, एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू। और फोर्थ पॉइंट है कि इंक्रीज टैक्स और डिक्रीज सब्सिडीज। अब बेसिकली ये क्यों होता है, आईएमएफ बेसिकली इसलिए प्रेजेंट करती है ताकि लोगों की कुव्वत खरीद कम हो, मतलब लोग ये कैपेसिटी ही ना रख सकते हो कि वो चीज़ें इंपोर्ट करें बाहर से,
ठीक है, ताकि आप यहाँ से डॉलर्स देकर बाहर से चीज़ें मंगवा ही ना सको। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट आपके टैक्सेस बढ़ाएगी, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब टैक्सेस बढ़ाएगी और सब्सिडीज कम कर देगी। अब सब्सिडीज कम करने से, जैसे अब एग्रीकल्चर की खाद पर सब्सिडी लगी होती है, ठीक है, अब आईएमएफ डायरेक्ट डिक्टेट कर रही होती है, ठीक है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वो आपकी माइक्रो लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पॉलिसीज बना रही होती है, ठीक है। अब उसने कह दिया कि आप खाद पर कम करें सब्सिडी, उससे क्या होगा, आपकी पूरी एग्रीकल्चर को इम्पेक्ट होगा उस पर, और ये मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो गया आपके लिए। आपके पास एक टाइम के लिए शायद वो जो कुव्वत खरीद कम करके डॉलर्स आपके थोड़े रुक गए यहाँ पर पाकिस्तान में, बाहर नहीं गए, लेकिन आप एक और तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस में पड़े, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्केट डिटरमिन इंटरेस्ट रेट्स। अब वो कहते हैं कि आप इंटरेस्ट रेट्स को खुला छोड़ दो, वो बढ़ते हैं उनको बढ़ने दो। उससे क्या होगा कि अगर हम पाकिस्तान के जो बैंक से पाकिस्तान का अगर शरह सूद अगर 1 लाख पे 15,000 दे रहा है, तो अगर 1 लाख पे 20,000 देने लग जाए रिटर्न, तो उससे क्या होगा कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने डॉलर्स लेकर यहाँ आएंगे, वो अट्रैक्ट होंगे कि यहाँ पर, मतलब मैं क्यों उधर इन्वेस्ट करूँ कैपिटल मार्केट में, जब उससे उसमें मुझे शक है कि फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो मैं इधर इन्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ मुझे 1 लाख के बजाय 1,20,000 मिलना ही है। आप शरह सूद बढ़ाएं, आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी, डॉलर्स आएंगे। अब ये है इकोनॉमिक क्राइसिस, डॉलर्स की शॉर्टेज जो आईएमएफ एक्सप्लेन करती है, और हमारे जो पूरा बजट है वो उसके अराउंड घूमता है, ठीक है। अब और इसके लिए फिर वो इक़दाम लिए जाते हैं कि ये इकोनॉमिक क्राइसिस थे, ये डॉलर्स की शॉर्टेज इस तरह से पूरी हुई। तो इन रियल सेंस डॉलर एक कागज था, डॉलर की ट्रेड के लिए, ऑयल खरीदने के लिए, गैस खरीदने के लिए हमने एक कागज को इतनी वैल्यू दी कि उसके लिए हम पूरा बजट तरतीब दे रहे हैं, और आपकी जो अवाम है उसका आप सोच भी नहीं रहे, आप सोच पा ही नहीं रहे, ठीक है। मतलब आपने ये नहीं सोचा कि आप 8 ट्रिलियन डॉलर सूद में दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, ठीक है। आप बस ये सोच रहे हैं कि कितना देना है, कैसे देना है। हर साल ऐसे ही होता है, और हर साल ये सूद की अमाउंट बढ़ती जा रही है, और आपका वो जो रेवेन्यू जनरेट है वो उतने ही, क्योंकि आप कोई भी इकोनॉमिक काम नहीं कर रहे, उसको कोई भी वर्क नहीं कर रहे ऐसा। अच्छा, ये हो गया। अब जो एक क्राइसिस जो आईएमएफ बताता है, और उसको एक डॉलर्स की शॉर्टेज डिफाइन करके उसको डॉलर्स को पूरा करने के लिए काम करता है। अब हम देखते हैं कि इस्लाम किस तरह से बजट या इस जो रियल इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको किस तरह से पूरा करता है, क्योंकि डॉलर्स की शॉर्टेज एक इकोनॉमिक क्राइसिस होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि एंड कॉलोनियलिस्ट लॉन्स एंड इंटरेस्ट। अब जो हमारे पास हमारे ऊपर लोन्स है उसको हम रिटर्न कैसे करेंगे। अब बेसिकली इस्लाम का कॉन्सेप्ट है कि एक हुक्मरान, जो भी एक हुक्मरान बन रहा है, तो वो एक जिम्मेदारी लेकर आ रहा है, ना कि वो आकर बिजनेसेस एस्टेब्लिश करने आ रहा है, आके करप्शन करने आ रहा है, ठीक है। वो कोई इधर पैसे जनरेट करने नहीं आ रहा, बल्कि वो अवाम की खिदमत करने आ रहा है। तो एक हुक्मरान के पास जितने पहले उसके पास कीमत या जितने पैसे थे या जितनी दौलत थी, वो उतनी ही रहनी चाहिए, प्लस जो उसकी तनख्वाह है वो उसमें ऐड होगी, और जितने बाकी पैसे हैं, बेशक वो उसने करप्शन की हो या ना की हो, ठीक है, क्योंकि वो एक हुक्मरान है, मुसलमानों का हुक्मरान है, तो वो पैसे उससे ले लिए जाएंगे। वो एक जिम्मेदारी के साथ है, ना कि वो इधर अर्निंग करने है। अब अगर उसने कोई अपना कारोबार भी किया है, तो उसमें यह खदशा है कि उसका कारोबार इसलिए चला क्योंकि हुक्मरान था, लोगों को उस पर थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट पैदा हो गया, तो इसलिए उसका कारोबार चल गया। तो हज़रत उमर और जो हम दौर देखते हैं पुराना, तो उसमें ऐसे ही होता है, और ये हदीस भी है जिसमें है कि मतलब
हमने his job and we provided him some funds, so whatever he took unduly would be galoon. अब ये भी और हमें क्लियर कट पता लग रहा है कि कर्जा लिया हुक्मरानों ने, जिन हुक्मरानों ने लिया उनसे वो ही वापस करेंगे, ठीक है। और हम जानते हैं कि हमारे मैक्सिमम जो भी हुक्मरान या जो एलीट तबका होता है जो हुक्मरानी करता है, तो वो उसके एसेट्स बाहर ही मौजूद हैं। तो जिनसे कर्जा लिया गया है उनको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये भी कह सकते हैं कि आपके उधर ही मौजूद है, ये बैंक अकाउंट है, तो आप वहां से निकाल सकते हैं। तो अगला जो पॉइंट है कि हाँ, अब लोन की बात हो रही है तो इस्लाम तो इसको क्लियर कट डिनाई कर देता है ना, कि आप तो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के पास जा ही नहीं सकते ना। अब आयत है जिसका उर्दू तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला काफरों को मोमिनों पर हरगिज कोई इख्तियार नहीं देता, ठीक है। यानी आप एक अल्लाह ताला ने ऐसा एक इस्लाम का इकोनॉमी सिस्टम, ऐसी टीचिंग्स बता दी हैं जो आपकी इकोनॉमी चला सकती हैं, ठीक है। आपके पास ये इख्तियार ही नहीं है एक इस्लामी स्टेट के पास कि वो बाहर से ऐसे इदारों से कर्जा ले जाकर जो आपको बाद में डिक्टेट करें और आपकी ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे आप अवाम का सोच भी ना सकें। तो ये क्लियर कट इस्लाम का रूल है। और इसके बाद अल्लाह हैज मेड ट्रेडिंग हलाल एंड हैज फॉरबिडन यूजी। अब ये तो हमें मतलब हमेशा बचपन से पता है कि अल्लाह ताला ने जो तिजारत है उसको हलाल किया है और जो सूद है उसको हराम करार दिया है। तो जो भी प्लस इसमें मैं एक एडिशन करता जाऊँ कि जो इंटरेस्ट की पेमेंट है ना, वो नहीं करना है, वो मुसलमान नहीं करते, मतलब नहीं करेंगे, ठीक है। और हमें क्लियर कट इसके बारे में हदीसें मौजूद है। जो प्रिंसिपल अमाउंट है ना, तो पाकिस्तान के इस टाइम जो कर्जा है ना डोमेस्टिक और फॉरेन, वो तकरीबन 75-80 ट्रिलियन के राउंड है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो रियल हमने कर्जा उनसे लिया था, वही रिटर्न करेंगे। और वो एसेट्स मौजूद है इतने ज्यादा, क्योंकि हमारे पास क्लियर कट ये भी मौजूद है कि किसने कितनी करप्शन की और कितने उसके जायदाद बढ़ी, बेशक उसने उससे बढ़ाई हो, कोई कारोबार किया हो, तो उसके बारे में रूलिंग्स मौजूद है। तो इस तरह से जो कॉलोनियलिस्ट लोन्स है उसको खत्म करेंगे और इंटरेस्ट वैसे ही डिनाई है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि एस्टेब्लिश रेवेन्यू स्ट्रीम्स फॉर स्टेट ट्रेजरी फॉर एनर्जी एंड मिनरल्स, आई गेस, हाँ, एंड मिनरल्स। तो अब जो आपका तेल है, या आप बिजली बना रहे हैं पानी के यूज करके, या हवा का यूज करके, विंड एनर्जी यूज करके, या कोयला यूज करके, तो वो हमें इस हदीस में मिल जाता है अल मुस्लिमून शुरकाउ फिस्सुलास फिल माई वल कलाई वन नार, कि मुसलमान तीन चीजों में बराबर के शरकतदार हैं: पानी, चरागाहें और आग। यहाँ आग से मुराद कोयला, मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं आग वाले, जैसे ये कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, मतलब जो थर मतलब ये सारी चीजें जितनी भी आ जाती हैं, जो फॉर्म्स ऑफ पेट्रोल हैं, वो सब भी आ जाती हैं। तो इस पर आप किसी एक बंदे को नहीं दे सकते कि एक बंदा उसकी ओनरशिप में चला जाए कि अगर मेरी जमीन से पेट्रोल निकल आया तो अब मेरी मलकियत हो गया और मैं उस पर जितना मर्जी चाहूँ उसको बेचूं और जिस तरह मर्जी उसके पैसे कमाऊं। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तीन चीजों में ये पेट्रोल भी आ जाता है, ठीक है, जिसमें उम्मत मुस्लिमा या लोग बराबर के शरकतदार हैं, उम्मत मुस्लिमा बराबर के शरकतदार हैं। इस पे इसका जो भी पैसा होगा वो बैतुल माल में जाएगा, ठीक है, और लोगों के लिए मुहैया किया जाएगा, फराहम किया जाएगा बगैर किसी अर्निंग के। गवर्नमेंट इस पर अर्निंग नहीं करेगी, किसी बंदे की ये कब्जे में नहीं जा सकता। अब देखें, अगर पेट्रोल, बिजली, ठीक है, अगर इन चीजों के बिल सिर्फ उतने हो जाए जितनी कॉस्ट आ रही है उसके पैदा करने में, यानी कुछ रुपए, तो आपकी अवाम किस कदर खुशहाल हो जाएगी, ठीक है। उसके पास वसी रकम होगी कि वो कारोबार लगा सके, वो कारोबार कर सके, वो आपके जो एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ा सके, ठीक है। यानी वो जो आईएमएफ ने दिया था कि आप अपने डी वैल्यू करें रकम और उससे आपके बाहर से डॉलर्स आएंगे, वो सारा, तो इस्लाम ऐसा कुछ नहीं देखता, बल्कि वो लोगों के लिए कानून साजी करता है, लोगों के लिए बजट होता है उसका,
ना कि IMF या वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों को खुश करने के लिए। तो इसके बाद है एस्टेब्लिश स्टेट रेवेन्यू स्ट्रीम्स फ्रॉम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। अब यहाँ पे जो कैपिटलिज्म, जो मौजूदा इकोनॉमी, हमारा जो निज़ाम चल रहा है, वो ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो चीज़ें मुहैया करने के लिए वो कुछ ऑन नहीं करे, हर चीज़ प्राइवेटाइज कर दे। स्कूल्स भी US में प्राइवेटाइज है, पाकिस्तान में प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, और आपका ऑयल इंडस्ट्री प्राइवेटाइज है मैक्सिमम, आपका PIA जैसे इदारे प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आपकी स्टील मिल प्राइवेटाइज करने की कोशिश, मतलब इस तरह के किए जा रहे हैं। अब पॉइंट इधर ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट जिससे रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। ये PIA हो गया, और पाकिस्तान स्टील मिल्स को स्ट्रॉन्ग करके, पाकिस्तान रेलवे को स्ट्रॉन्ग करके यहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है सालाना, जो बाद में अवाम की खिदमत और इन तरह की चीज़ों में यूज़ किया जाए। लेकिन ये प्राइवेटाइज नहीं होंगे, ये गवर्नमेंट ऑन करेगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देगी, लोगों को काम पर रखेगी, और इससे एक रेवेन्यू जनरेट होगा और वो अवाम पर लगेगा। या जो भी चीज़ें हैं एक इस्लामी निज़ाम में चलती हैं, जो एक्सपेंडिचर जहाँ पर लगते हैं। तो अब इससे नेक्स्ट पॉइंट है एबॉलिश फिएट करेंसी एंड एस्टेब्लिश ए करेंसी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर बाय मेटालिक स्टैंडर्ड। अब यहाँ मैंने वो लास्ट पर इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा था और कहा था कि इसको हम फर्दर डिटेल से आगे जाकर देखेंगे। तो इसका वैसे मैक्सिमम बता दिया कि इस तरह से कि फिएट करेंसी एक कागजी करेंसी है, वो छापते जाओ, उससे इन्फ्लेशन, महंगाई होती है, अवाम की कुव्वत खरीद सेम होती है। मेरी इस महीने 1 लाख तनख्वाह है, ठीक है, अगले महीने भी मेरी तनख्वाह 1 लाख होगी, लेकिन US उधर से और डॉलर छाप दिए होंगे उसने, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन पैदा हो जाएगी और चीज़ें महंगी हो जाएंगी, और मेरी कुव्वत खरीद उतनी है। तो हमें क्लियर कट हुक्म मिलता है कि गोल्ड एंड सिल्वर ही करेंसी होगी। जैसे जो दिरहम और दिनार था, दिनार और दिरहम, दिनार गोल्ड का और दिरहम चांदी का, तो उसकी हमें एक अमाउंट मुख्तस नजर आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कि इतने का ये सिक्का होगा, इतने का ये होगा। या सोना और चांदी बैक, यानी फिएट करेंसी बैक बाय सोना चांदी, यानी जितने आपके पास गोल्ड सिल्वर होंगे आप उतने ही कागजी करेंसी छाप सकते हैं। आप US की तरह ये नहीं कर सकते कि आप जितना चाहें आप पैसे छापते जा रहे हैं और इन्फ्लेशन बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो गोल्ड एंड सिल्वर की हमें एग्जांपल्स मिलती हैं कि ब्रिटिश ने भी जब जब उसके गोल्ड एंड सिल्वर करेंसी रही तो वहां पर इन्फ्लेशन कम थी। यानी फिर वर्ल्ड वॉर्स में जब मसले हुए और डॉलर बना, और जब जब भी गोल्ड एंड सिल्वर से करेंसी हिली, तभी वहां पर इन्फ्लेशन का रेट आप देख सकते हैं, मतलब स्टैट्स आप जाकर देख सकते हैं कि कितना असर पड़ता है। अब यहाँ पर abolish oppressive taxation and implement Islam's legal rulings on revenues। हाँ, अब आप अवाम पर इनकम टैक्स, अगर मैंने 1 लाख कमाया या किसी बंदे ने 1 लाख कमाया है, उसने हर चीज को पूरा करना है और वो आपके टैक्स दे। ऐसा ये शरन हराम करता है इस्लाम इसको, कि आप इनकम टैक्स लगा रहे हैं, GSTs लगा रहे हैं। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में। तो इस्लाम किस तरह से करता है कि हाँ, रेवेन्यूज मतलब जैसे ज़कात है कि एक, अगर 1 साल किसी की रकम पड़ी रही है तो उस पर 2.5% ज़कात दी जा रही है, ठीक है, और वो 8 मसारिफ पर बैतुल माल में जमा होकर लगेगी, 8 मसारिफ के लिए जाएगी। और उसके बाद जो खिराज है, उशर मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड पर उसकी जो पैदावार हुई है उस पर उशर हो गया, तो खिराज हो गया। यानी पहले लोगों को चीज़ें मुहैया की जा रही हैं विद इजीनेस, और फिर उस पर एक अमाउंट जो ज़कात लोग दे रहे होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को नहीं दे रहे होते, खुद दे रहे होते हैं अपनी जिम्मेदारी से, ठीक है। ऐसी चीज़ें कलेक्ट कीजिए जो इस्लाम की रूलिंग्स हैं, और उससे मुईशत बेहतरीन चलती रही है। इधर बरे सगीर में ब्रिटिश के आने से पहले 47 ट्रिलियन डॉलर बरे सगीर की GDP थी, ठीक है। और मेरे ख्याल टाइम ज़्यादा हो रहा है तो अब इसको जल्दी से एंड करते हैं। हाँ, एक है कि इम्पोज इमरजेंसी टैक्सेशन ऑन वेल्थिएस्ट अलोन, कि मान लें कि आपके पास जो आपने खराज, उशर, ज़कात, जितने भी वो फे, वो सारा मालिक नहीं, वो तो सारा इकट्ठा किया, और आपके पास इतनी मालो दौलत नहीं रहेगी फिर भी,
ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो अमीर लोग हैं आपके, उनके पास भी जो वो वेल्थ है जो उनके किसी काम की नहीं है, जो उनकी लग्जरीज से भी बढ़कर है, आप उस पर टैक्स लगा सकते हैं। ये एक और इसकी हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं खिलाफत राशिदा वगैरह के टाइम से, जिसकी बेस पर ये रूलिंग है। तो अगला है यूनिफिकेशन ऑफ करंट मुस्लिम स्टेट एज सिंगल रिसोर्सफुल स्टेट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इस्लाम है ना, वो पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक वहदत में या एक इस्लामी निज़ाम खिलाफत के अंडर करता है। अब देखेंगे ईरान पर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो अपना तेल समंदर में बहा देता है, ठीक है, और हमारा वो नेबर कंट्री, हमारा बॉर्डर लगता है उसके साथ, लेकिन हम उससे पेट्रोल नहीं खरीदते। हम उससे पेट्रोल क्यों नहीं खरीदते? कि हम पर सैंक्शंस लग जाएंगी। हमारे पास सैंक्शंस लग जाएंगी तो क्या होगा? हमारे पास डॉलर्स नहीं आएंगे। हमारे पास डॉलर्स नहीं आएंगे तो क्या होगा? हम पेट्रोल और गैस नहीं खरीद सकेंगे। वही पेट्रोल जो हमें ईरान से मिल रहा है वो हम नहीं खरीद सकेंगे, हम पर सैंक्शंस लग जाएंगे। हम क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि हम आईएमएफ वगैरह की पॉलिसीज में आते हैं, बल्कि इसकी बजाय जो हुक्म है वो एक उम्मत का है और उसके रिसोर्सेज इकट्ठे करने का। अब देखें किसी के पास गंदुम है, पाकिस्तान के पास गंदुम है और कुवैत के पास तेल है, तो आप ये एक्सचेंज करो, ठीक है। आप क्यों बाहर से खरीद रहे हो? और इसमें एक, अगर हम हिस्ट्री देखें तो बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब 1924 में खिलाफत उस्मानिया को तोड़ा गया, उसका खात्मा हुआ, तो ये जो कॉलोनियलिस्ट थे उन्होंने बड़े ध्यान से डिवाइड किया। अब आप देखें कि कतर छोटा सा सिटी जितना इलाका, बहरीन छोटा सा सिटी जितना इलाका, इनको अलग एक सॉवरेनिटी दी गई। रिसोर्सेज कहीं इकट्ठे ना हो जाए और कहीं से वो दोबारा एक वर्ल्ड पावर ना बन जाए, जो खिलाफत उस्मानिया लास्ट, मतलब एक अ, खिलाफत थी, एक अदवार था मुसलमानों का, दौर था कि जिसमें हम पावरफुल थे, लास्ट मतलब हम थे वर्ल्ड पावर थे, कहीं दोबारा से वो ना हो जाए। तो इस चीज़ का बड़ा ध्यान से बाउंड्रीज तरतीब दी गई कि पाकिस्तान को कहाँ से काटना है, कैसे काटना है, ये रिसोर्स है तो ये कमी होनी चाहिए, तो ये सारा। अब लास्ट मैसेज है आज के दर्स का, वो सूरह ताहा की आयत है, जिसका तर्जमा मैं थोड़ी सी बयान कर देता हूँ मफहूम टाइप करके, कि जो अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं या यानी कुरान है उससे मुंह फेरेगा तो वो मिजरेबल लाइफ गुजारेगा, ठीक है। फिर हम उसको क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे और फिर अगली आयत में है कि वो रोएंगे कि ए मेरे रब, तुमने हमें अंधा क्यों उठाया? हम तो देख सकते थे दुनिया में, तो हम अब अंधे क्यों हैं? तो उसकी आयत में अल्लाह ताला जवाब देते हैं कि इट इज सो जस्ट एज आवर रेवलेशंस केम टू यू एंड यू नेग्लेक्टेड देम, सो टुडे यू आर नेग्लेक्टेड। कि जिस तरह से तुम्हारे पास मेरी आयतें आई, तुम उन्हें देख के अंधे हो गए, तुमने उन्हें झुटलाया, तो आज हम तुम्हें झुटलाते हैं। तो इसी के साथ मैं आज के दर्स का एंड करता हूँ और अब हम आगाज़ करते हैं कमेंट और क्वेश्चन आंसर सेशन का, कि अगर कोई कमेंट, कोई एडिशन करना चाह रहा हो, कोई बेहतर बात इसमें करना चाह रहा हो, या कोई क्वेश्चन रखना चाह रहा हो कि किसी चीज़ की समझ नहीं आई, या प्लस कोई इकोनॉमिक क्वेश्चन, तो वो कर सकते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आवाज़ आ रही है मेरी से? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही एक कमेंट है मेरा। है। जी जी, करें। अच्छा, सबसे पहले तो सब भाई जो जिन्होंने ज्वाइन किया उनका बहुत शुक्रिया, और ये बहुत अच्छा फ़ैसला था आपका, जो ये हम समर में भी इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो है हम ये इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाह रहे दरमियान में, कि जिस तरह ज़िंदगी के बाकी जो है वो काम चलते हैं, तो ये भी साथ-साथ ही चलना चाहिए। उसके बाद आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया माशाल्लाह बजट के हवाले से। इसमें बस चंद एक बातों को मैं ऐड ऑन करूँगा। देखें, सबसे पहले आज की जो गुफ्तगू थी हमारी, वो
बजट के हवाले से थी और सैम भाई ने बहुत अच्छा इसे एक्सप्लेन भी किया है। लेकिन मैं इसे एक अलग पहलू से आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो है बेशुमार नेमतों से नवाजा है। अगर हम पानी की नेमत को देखें तो तकरीबन दुनिया के बड़े जो नहरी निज़ामों में से हमारा नहरी निज़ाम शुमार होता है, और जिसकी वजह से हमारी ज़राअत, हमारी मईशत और हमारी जो ग़ज़ाई जो है वो ग़ज़ाएँ जो वो खुद कफ़ालत मतलब अपनी बुनियाद खुद बना सकती हैं। फिर अगर हम अब पाकिस्तान की जोग्राफ़ियाई नेचर को देखें तो उससे हमें पता चलता है कि हम जिस जगह पे वाक़ हैं हमारे मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया और बहिरा अरब आपस में जुड़ते हैं। ये जो है जो इम्पोर्टेंस है ये पाकिस्तान की जियोग्राफ़िकल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है तिजारती लिहाज से भी और सनती लिहाज से भी और तवानाई के लिहाज से भी और इवन के दिफाई एतबार से भी बहुत जो है गैर मामूली अहमियत है। इसके बाद दुनिया की बड़ी ताकतें जो है वो इस खित्ते को बहुत ही मतलब अहमियत देती हैं, एक जोग्राफ़ियाई अहमियत देती हैं, और इस तरह हम इसे हमारे हाथ में एक अच्छा खासा हथियार हमारी जोग्राफ़ियाई लोकेशन ही है खुद ब खुद। सिर्फ अगर हम उनकी बात करें रिसोर्सेज की तो पाकिस्तान के पास ज़रख़ेज़ ज़मीनें हैं, मादनी वसाइल हैं और नौजवान आबादी और बाकी समुंदर दरिया और मेहनत करने वाले जो है नौजवान आबादी जो है। लेकिन सवाल ये है कि फिर हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? फिर तो हमें बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेनी चाहिए अगर हमारे पास ये सारे रिसोर्सेज हैं, हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन वो बहुत आइडियल है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि हमारे हुक्मरान अशरफिया जो हैं उन्होंने ख़ुद को बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के सामने जो है वो जो है मुहताज बना लिया है। हर साल बजट बनाते वक़्त ये देखा जाता है कि आईएमएफ क्या कहेगा, वर्ल्ड बैंक की क्या शर्त होगी और बैरूनी कर्ज़ देने वाले जो वो इंस्टीट्यूशन है वो क्या चाहते हैं हमसे, और उस हिसाब से फिर हम जो है नतीजा निकालें कि अवाम पर मज़ीद कितना टैक्स लगाना है या फिर मज़ीद कितनी महंगाई करनी है, और अवाम पे उतना बोझ डाल दिया जाता है और जो हमारे मुल्क के वसाइल है उसको सही अंदाज़ में इस्तेमाल ही नहीं किया जाता हम पे। अच्छा, असल मसला सिर्फ़ हमारा कर्ज़ा ही नहीं है जो कि साहिल भाई ने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया कर्ज़े पे, अब इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। असल असल मसला जो है वो हमारे माइंडसेट का मसला है। जब तक इ हम खुद ये समझेंगे कि हमारी निजात सिर्फ़ बैरूनी इदारों को मतलब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की हिदायत मानने पे है, तो फिर हम अपने वसाइल पर उस तरह एतमाद नहीं ना कर सकते। हमने पिछले महीनों में कुछ महीनों में देखा कि किस तरह ऐसे ममालिक जिन्हें कमज़ोर समझा जाता था, उन्होंने हालात को बदलने की कोशिश की। मिसाल के तौर पे ईरान ने हालात को बदलने की कोशिश की और बड़ी ताकतों मतलब अमेरिका को टक्कर दे के हमें उससे ये सबक दिलाया कि अगर चंद लोगों की थोड़ी-सी सोच बदल जाए तो क्या-क्या हो सकता है। आज से 6 महीने पहले कोई नहीं ये सोच सकता था कि जो है ईरान जो है वो 12 मुख्तलिफ़ ममालिक पर अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा, या फिर अमरीका को वो टेन्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो जो है उसका नुकसान करेगा, उसके रडार सिस्टम्स को हिट करेगा, उसके फाइटर जेट्स को हिट करेगा, उसके बहरी बेड़ों को हिट करेगा। जिसका और जो ट्रम्प है वो वैसे तो बड़ा हेजिमनी उसकी कायम थी, लेकिन इस अरसे में वो बड़ा ही बेबस हो चुका था। वो अपनी स्टेटमेंट रोज़ाना उसको धमकियाँ देता था ईरान को, और वो इस खित्ते से ह्यूमिलिएट होके जो है वो उसका असर बहुत हद तक यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। लिहाज़ा हमारी मंज़िल जो है वो ये चंद तरामीम ही नहीं बल्कि एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जो है अल्लाह की शरीयत के मुताबिक हो और जहाँ मईशत जो है वो सूद से पाक हो, और ज़कात और बैतुल माल का निज़ाम कायम हो, और फ़ैसले वो जो हैं वो वाशिंगटन, न्यूयॉर्क या आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की तरफ से ना हो बल्कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हो। आखिर में बस यही मैं अर्ज़ करूँगा कि हमें उम्मत को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो अपना माइंडसेट चेंज करने की और इन हुक्मरान अशरफिया के ख़िलाफ़ खड़े होने की और अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है, ताकि हमें इन जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे अदारों हैं इनकी ग़ुलामी से निकल के अल्लाह और उसके रसूल की ग़ुलामी के तले जो है वो लाया जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।
जी अगर किसी और भाई का कमेंट या क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं टाइम। जी आपने हैंड रेस किया, क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा साइम भाई, मेरा सवाल प्राइवेटाइजेशन के हवाले से है। इसमें कहा कि पीआई प्राइवेटाइज हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें। तो मेरा उसमें क्वेश्चन ये है कि अगर हम पीआई को देखें तो ओवर द डिकेड भी 700 बिलियन का कर्ज में चला गया, ठीक है, और वो सारा कर्जा जो आता है वो टैक्स पेयर पे आता है एट द एंड। तो मेरे इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसको प्राइवेटाइज करते हैं, हमें लमसम अमाउंट भी मिल जाती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में हम नहीं सोचते, और उसके जो प्रॉफिट्स होते हैं फिर आगे जाके अगर हम किसी इन्वेस्टर को देते हैं तो उनके प्रॉफिट को हम टैक्स करते हैं, और अगर वो लॉसेस में जाता है तो उसका टैक्स पेयर से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो आप क्या समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन अच्छी क्यों नहीं है, या तो प्राइवेटाइजेशन ओवरऑल अच्छी नहीं है, या पाकिस्तान किस तरह से प्राइवेटाइज करता है वो अच्छी चीज नहीं है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे कहा कि अगर मैं 100 रुपए की कंजम्पशन करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी की, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मुझे 100 रुपए ही चार्ज करें, मतलब उससे एक्स्ट्रा चार्ज ना करें। तो यहाँ पे आप टैक्स को मतलब अवॉइड को करने की कोशिश कर रहे हो। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि टैक्स लगता क्यों है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ओवरऑल पाकिस्तान की अगर हम बात करें, अगर इसकी टोटल कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी की है 50 यूनिट, और हमारी रिसोर्सेज जो है वो है 30 यूनिट, तो जाहिर सी बात है हम 20 यूनिट कहीं से लेंगे। अब मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है तो मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता। अगर मैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, उसके ऊपर मैं उससे टैक्स भी चार्ज ना करूँ, तो मैं मेरी रिसोर्सेज कैसे पूरे करूँगा? ये दो सही। क्वेश्चन हैं। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह, अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा दूसरा पहले देख लेते हैं। दूसरा भी था, दूसरे में आपने ये पॉइंट रखा कि हम टैक्स भी ना चार्ज करें और एक इकोनॉमी का काम चल रहा है, तो हमारी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको पूरा भी करना है। तो बेसिकली यहाँ पर बात ये हो रही थी कि हम एक हमारे पास बजट डेफिसिट है और उसको पूरा करने के लिए हम कर्जा लेते हैं सूद पर या टैक्स लगाते हैं, ठीक है। और हम हमारे पास जो मैंने एक रिसर्च स्टडी की है इससे पहले, तो वो ये थी कि जो पोटेंशियल हमारे पास ज़कात के जो हम इकट्ठा कर सकते हैं रेवेन्यू, वो 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है। आप जहाँ पर एक गलत टैक्स लगा रहे हैं ना, जो शरन जायज़ नहीं इस्लाम में, उसकी जगह आप अगर ज़कात के अपने चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर लें, तो उससे क्या हो रहा है कि आप 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर अल्लाह ताला की जो तालीमात है उसके अकॉर्डिंग जमा कर रहे हैं। इसके अलावा जो उशर और वो सारी चीज़ें हैं, तो उसका तकरीबन 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर के करीब-करीब बन रहा था, ठीक है। यानी जो आप टैक्स के थ्रू इकट्ठा कर रहे हैं, वो आप इस्लाम की रूलिंग्स के थ्रू एक लोगों को एक बेहतर चीज़ मुहैया करने के बाद जो लोग खुद दे रहे होते हैं, ठीक है, यानी ज़कात लोग खुद देते हैं आज भी। और ये अगर आप ऑर्गेनाइज कर दें तो आप इनसे पूरा कर सकते हैं अपना खर्च। और फिर वो आखिर पर मैंने बताया कि अगर फिर भी कुछ रह जाए तो आप आम आवाम पर टैक्स नहीं लगा सकते, ये इस्लाम कहता है। तो आप टैक्स लगाएंगे वेल्दी पर्सन पर लगा सकते हैं, और वो रेयर केसेस है, हमने हिस्ट्री हमारे पास पूरी मौजूद है हमारी इकोनॉमी की, तो रेयर केसेस है। और पहला आपका जो क्वेश्चन था वो पीएए के रिलेटेड था। तो बेसिकली आईएमएफ इस तरह से आपको एंगेज करता है कि अब आप जो सालाना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो ना पीआईए से, वो चंद होता है, और आपका जो आपने पूरे करने होते हैं पैसे, वो एक थोड़ी बल्क अमाउंट में इकट्ठे होते हैं, तो आप वन टाइम की तरफ जाते हो। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है प्राइवेटाइजेशन, ये पूरी दुनिया में ऐसे ही है। तो इसके बारे में पहले प्राइवेटाइजेशन क्लियर कर दूं कि प्राइवेटाइजेशन जहां पर भी है, तो प्राइवेटाइजेशन हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट एक इदारे ओन करे जिससे वो अपना रेवेन्यू इकट्ठा करे, कि यानी 8 ट्रिलियन या जो 10 ट्रिलियन जो हमारे ज़कात और उस जगह से आ रहा है, तो उसमें हमारा एडिशन हो गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, ठीक है, और वो इकट्ठे करे और अपनी एक इंडस्ट्रीज लगाए। अब पीआईए का आपने बात की, तो बेसिकली जो हुक्मरान है वो इस तरह से शो कराते हैं कि ये जा रही है डेफिसिट में, जो आपने बात की, ठीक है, अब इसको बेचना पड़ेगा। हालांकि वो शर्त आई होती है आपके आईएमएफ की। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप उसको स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, आप उसे डेफिसिट में क्यों जाने दे रहे हैं? आपने बात की,
कि डेफिसिट आ गया, मैं कह रहा हूँ डेफिसिट में जाने क्यों दे रहे हैं, ठीक है, आप उसको एक अच्छा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये IMF की शर्तें होती हैं, उसको पूरा करते हैं हम, और उसको हम शो कराते हैं कि इस तरह से हम कर्जे में चले गए, ये बैठ की स्टील मिल नहीं चल सकती। प्लस एक और बात इसमें, जैसे स्टील मिल की बात है ना, अब आपको मशीनरीज मंगवानी होंगी बाहर से, डॉलर्स देकर आप इंपोर्ट करोगे, जो मैंने पॉइंट रखा। अब आपके डॉलर जा रहे हैं बाहर, आपका था इकोनॉमिक क्राइसिस, डॉलर्स की शॉर्टेज का, आपको IMF कहती है कि आप 1-2 साल 3 साल अपनी मिल्स, अपनी इंडस्ट्री बंद करें, ठीक है, आप उसमें कोई काम ना करें ताकि आपको मशीनरी बाहर से ना मंगवानी पड़े, आपके पास डॉलर इकट्ठे हो जाए। आपके पास 100 डॉलर इकट्ठे हो गए, अब आप दोबारा से करें, अपनी इंडस्ट्री लगाएं, आप दोबारा काम करेंगे, फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे, डॉलर्स आएंगे और वो सारा, और फिर जब दोबारा आपके पास शॉर्टेज होगी तो आप दोबारा अपना काम बंद करें। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान के प्राइवेटाइजेशन का मसला नहीं है, गवर्नमेंट को कारोबार करना चाहिए। जो गवर्नमेंट के कारोबार ना करने का कॉन्सेप्ट है वो ये कैपिटलिस्ट निज़ाम देता है। तो ये मेरा आंसर था, प्लस इस पे कोई भाई अगर आंसर देना चाहें तो वो दे सकते हैं। अच्छा, आपने स्टील मिल की जो एग्जाम्पल दी उसमें मैं कुछ एडिशन करना चाहूँगा कि आप कह रहे हो कि अगर हमारे पास नहीं है तो हमें 2-3 साल के लिए काम बंद करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कैलकुलेशंस में जाएँ और बेसिकली ये, अगर मेरे मशीन जी के जी, इंपोर्ट करने से अगर फॉर एग्जांपल मेरे $100 जाते हैं वापस और 2-3 साल में मैं वही $100-150 वापस इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो ये अपॉर्चुनिटी का ज़्यादा नहीं होगी? देखें ये फिर वही बात कि वन टाइम है, आपके पास $350, ये वही बात होगी ना कि आप सालाना 100-100 डॉलर कमा के आप हर साल $100 कमा रहे हैं, आप 10 साल बाद भी $100 कमा रहे हैं, ठीक है, आप उस इंडस्ट्री को बढ़ाएं, आप 100 की जगह 150 कमाएं, ठीक है, हर साल कमा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि आप प्राइवेटाइज दे रहे हैं और वन टाइम कमाई कर रहे हैं, और ये वन टाइम कमाई के पीछे ही पहले डेफिसिट शो कराया जाता है कंपनी का, और वन फिर उसको वन टाइम कमाई तो तब होगी जब मैं उसके प्रॉफिट को टैक्स नहीं करूंगा, या मैं अगर जो बंदा जिसका ओनर है उसको ज़कात नहीं मिलेगा, उसके वेल्थ के ऊपर जो इस्लाम भी कहते हैं कि आप वेल्थ का चार्ज कर सकते हो जो ज़कात का कंसेप्ट है बेसिकली। तो अगर मैं हर साल वही लेता हूँ उससे तो वन टाइम कैसे होगा? ये तो परपेचुअल हो गई ना। अ, ठीक है, इस पर ना हम अलग डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि हमारी जो मीटिंग का टाइम है वो 10 मिनट रह गया है, ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इस पर ठीक अलग है, डिस्कशन कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अब ठीक है, किसी बहुत और भाई का बहुत बहुत अगर ठीक कोई, जी जी ठीक हो गया, अगर किसी और भाई का कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट हो तो वो कर सकते हैं, आखिरी 10 मिनट है, फिर मीटिंग का टाइम एंड हो जाएगा। हैंड रेज है लाइट का, प्लीज़ देखें। हाँ जी, बोलिए। जी, अकली तौर पे देखा जाएगा क्या फार्मूला बेहतर है, क्या फार्मूला बेहतर नहीं है, तो 100 चीज़ें जो हैं वो दिमाग में आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पे डिस्कशन शायद उस एंगल से हो रही है कि इस्लाम का क्या हुक्म है, यानी बहैसियत मुसलमान हम बाउंड हैं कि जो फार्मूला, जो सोल्यूशन अल्लाह ताला ने प्रेजेंट किया है वो सुपीरियर है उस फार्मूला जो एडम स्मिथ की तरफ से है या जो कार्ल मार्क्स की तरफ से है। तो इस्लाम जो है वो प्राइवेट ओनरशिप, स्टेट ओनरशिप और पब्लिक ओनरशिप को बड़े वाज़े अंदाज में जो है उसका तयन करता है। तो जिस चीज़ को वो कहता है कि वो प्राइवेटाइज नहीं हो सकती, उसमें अकली कोई यानी डिस्कशन है नहीं कि जो है उससे जो है वो मुनाफा हो सकता है या जो है वहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग हो सकती है। तो पानी आग चढ़ा गाहें, भाई ने बात की, हदीस में है कि वसमना हराम, यानी इन पे कीमत लेना, इन पे मुनाफाखोरी करना वो जायज़ नहीं है। सही है, पेट्रोल जितने का बनेगा, जितने का जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, जितने का उसकी जो एक्सट्रैक्शन और सारा जो है उसके ऊपर कॉस्ट आ रही है, उतने का ही जो है वो आवाम को मिलेगा, उसके ऊपर लेवी नहीं लगेगी। सही है, इस्लाम का हुक्म है।
इसी तरह बिजली है, जितने की प्रोड्यूस हो रही है उतने की जो है वो कंज्यूमर को मिलेगी, पब्लिक को मिलेगी, उस पर मुनाफाखोरी नहीं हो सकती। सही है। अभी भी जो कोल से, जो कोयले से जो बिजली बनती है, 8 रुपए फी यूनिट उसकी कॉस्ट है, वो 8 रुपए की ही मिलेगी, वो 55 रुपए की जो है वो नहीं मिलेगी। वो जो ऊपर कैपेसिटी पेमेंट्स हैं वो नहीं लग सकती, उस पर मुनाफाखोरी नहीं हो सकती। सही। तो यहाँ पे यानी डिस्कशन यहाँ पर ये नहीं है कि किस चीज़ में जो है वो मुनाफा नज़र आ रहा है, किस चीज़ में मुनाफा हो सकता है। यहाँ पे यानी हम एज मुसलमान हम बाउंड हैं अल्लाह ताला के अहकामात से, ठीक है। और अल्लाह के अहकामात यानी ऑनरशिप के हवाले से बड़े वाजे हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी में फॉल करती है, जो अवाम को जो है वो यानी जिसके ऊपर अवाम से मुनाफा नहीं लिया जा सकता, कौन सी जो है वो स्टेट प्रॉपर्टी होगी और कौन सी जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। पीआईए की बात करें तो पीआईए जो है वो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेटाइज हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे पीछे एक खास आइडिया है, खास माइंडसेट है जिसकी यानी बात हुई। वो माइंडसेट ये है कि असल में जो बिजनेस करना जो काम है वो प्राइवेट कंपनी का है, वो प्राइवेट लोगों का है, वो प्राइवेट इदारों का है, ना कि जो है वो स्टेट का। स्टेट जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, स्टेट एक रेगुलेटर है, जो एक माहौल देती है प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट इदारों को, ताकि वो जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस करें, और स्टेट जो है उनसे टैक्स इकट्ठा करे। तो स्टेट जो है ना वो एक लुंगड़ी चीज जो है ना वो बन जाती है, जो बस जो है सिर्फ टैक्स इकट्ठा करने वाली चीज बन जाती है, ना कि जो है वो खुद से जो है वो अपने रेवेन्यूज जो है वो इकट्ठे करे और फिर जो है उनसे लोगों की जरूरियात पूरी करे और फिर इस्लाम का जो पैगाम है पूरी दुनिया तक लेकर जाए। तो यानी यहाँ पर एक खास जो है वो एंगल से डिस्कशन यानी जरूरी है कि एज मुसलमान हम बाउंड हैं जो अल्लाह ताला का हुक्म है उससे, और इसमें यानी कोई अकली चीज, अकली मंतक यानी कि उसकी कोई यानी उसकी कोई हैसियत असल में नहीं है। कि जज़ाकल्लाह भाई ने मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ये पॉइंट क्लियर कर दिया, लेकिन मज़ीद हम इस पर डिस्कशन कर लेंगे इंशाल्लाह। तो 5 मिनट रहते हैं, अगर कोई भाई कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन तो मेरे ख्याल नहीं होगा, लेकिन अगर कोई कमेंट छोटा सा देना चाहे तो दे सकता है। जी आवाज़ आ रही है? जी जी जैन भाई आ रही है। देखिए स्टेट के अंडर जितनी भी एंट्रीज हैं आप उनको वन टाइम के लिए बेच देते हैं। इससे उल्टा एक कॉन्सेप्ट होता है नेशनलाइजेशन, जो कि भुट्टो के ज़माने में था, और बड़े बड़े सोशलिस्ट इकोनॉमीज जो चलती थी वो नेशनलाइजेशन पे चलती थी कि गवर्नमेंट हैवीली इन्वॉल्व होती थी बिजनेस के अंदर। अब अगर हम अपने बजट को देखें कि जो आपने दिखाया 20,000 अरब रुपए का, उसमें से 15,000 अरब रुपए तो ये इन्होंने टैक्स लगा लगा के, लेवी लगा लगा के इकट्ठे किए हैं, और जो 5,000 अरब रुपए बाकी बचे हैं वो उन्होंने सर्विसेज से इकट्ठे किए हैं, जैसे ये कोई पीटीसीएल वगैरह की सर्विसेज देते हैं या इस तरह की। तो इस तरह दरअसल अगर हम गौर से देखें तो गवर्नमेंट एक खैरात पे चल रही है जो कि टैक्स हम उन्हें देते हैं, और टैक्स इस्लाम में सिर्फ लग ही नॉन मुस्लिम पे सकता है, जो कि इस्लाम का एक मिल्लत का सिस्टम होता था खिलाफत का, कि जो नॉन मुस्लिम वहाँ रह रहे थे खिलाफत उन्हें प्रोटेक्शन देती थी, उनके चर्चेस पे टैक्स नहीं लगता था, सिनागॉग्स पे टैक्स नहीं लगता था, लेकिन उनके बिजनेसेस वगैरह पे जो एक जिजिया था वो लेते थे। लेकिन अब सेकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे टैक्स लिया जाता है। तो बजाय ये कि गवर्नमेंट अपने बिजनेस वगैरह करे, और इस्लाम कभी भी गवर्नमेंट को नहीं रोकता कि वो बिजनेस ना करे, इस्लाम में पूरी तरह अलाउ है कि स्टेट बिजनेस कर सकती है, और बजाय कि वो दूसरी तरफ से रेवेन्यूज ढूंढें, उल्टा हमने ये सिस्टम निकाला हुआ है कि हर चीज़ पे टैक्स और हर चीज़ पे लेवी लगा देना। इससे ये होता है कि जो आम लोग रह रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिक्रीज हो जाती है। आप वन टाइम पे अगर पीआईए को सेल कर रहे हैं तो अगला जो बंदा ले रहा है तो जाहिर सी बात है उसने टिकट महंगी करके ही बेचनी है। जो गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है अपने गवर्नमेंट ओन्ड इदारों पे, वो ख़त्म हो जाती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत डिक्रीज हो जाती है। और जहाँ तक रही बात मुश्तरका ओनरशिप की कि क्या क्या चीज़ एक बंदे की मलकियत होती है या क्या चीज़ पब्लिक की मलकियत होती है, तो ये जो तेल वगैरह, ये जो रिसोर्सेज हैं, ये कभी भी एक फ़र्द की मलकियत नहीं हो सकती। आज अगर हम देखें कतर में, कुवैत में जितनी भी उनकी ऑयल
की जो रिसोर्सेज हैं, हमें ये समझ में आता है कि ये ऑयल कतर की मलकियत है, ये कुवैत की मलकियत। दरअसल ऐसा नहीं होता। जो फैमिली रूल कर रही है कतर को, वो ऑयल उसकी मलकियत है। जो फैमिली कुवैत को रूल कर रही है वो उसकी मलकियत है। इस्लाम बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। जो भी ज़मीन से रिसोर्सेज निकलती हैं वो कभी भी किसी एक फ़र्द की मलकियत हो ही नहीं सकती। वो एक पब्लिक की प्रॉपर्टी है और स्टेट का हक बनता है कि वो उसे यूज़ करे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए। और ऐसा ही होता आ रहा है, मतलब 1300 साल जितनी भी खिलाफत रही उसमें यही कॉन्सेप्ट चलता था। ये टैक्सेस, ये लेवीज वगैरह, ये तो अब आके नेशन स्टेट्स ने इम्पोज किए हैं साइक्स पिकॉट एग्रीमेंट के बाद और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। जिस तरह मिडल ईस्ट को डिवाइड किया गया कि कहीं भी एक रिसोर्सेज जमा न हों, क्योंकि जहाँ रिसोर्सेज जमा होंगे वो स्टेट खुद को सुपीरियर समझने लगेगी और दूसरों को जम करने की कोशिश करेगी। तो थैंक यू। जी, मेरे ख्याल से बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है दोनों भाइयों ने। तो आज के दर्स का हम इख्तिताम करते हैं सूरत असर की तिलावत के साथ। वल-अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। शुक्रिया आप सबके आने का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट दर्स का भी आपको इन्विटेशन दे दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।